जय हिंद एवरीवन। आज 22 मई है और आज से अग्निवीर नेवी एमआर का पेपर चालू है। फर्स्ट शिफ्ट में जो अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर में प्रश्न पूछे गए थे वे पूरे प्रश्न मैं इस क्लास में लेकर आया हूं। इस क्लास में टोटल 28 प्रश्न रहने वाले हैं। जो साथी लोग पेपर देने गए थे तो वो लोग व्हाट्सअप किए हैं, वो लोग बताए हैं कि ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देख लेना है। और मेरे भाई मैं जो ई बुक दिया था ना उसमें से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिला है। अभी आप लोग खुद देखना। चलते हैं सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपका नेवी एमआर का पेपर नहीं हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आपको पेपर देने जाना है। मैं पहले भी काफ़ी सारा वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आपको जैसे पेपर देने जाना है। जो आपका एडमिट कार्ड है ना, नीचे लिखा गया है कि आधार कार्ड ले लेना है आप लोगों को। उसके बाद से जो आपका हाल टिकट है जिसे एडमिट कार्ड बोला जाता है, तो जिसमें आपका सेंटर का नाम बताया गया है वो वाला भी हॉल टिकट ले लेना है। और जो पहले एडमिट कार्ड निकला था वो वाला भी एडमिट कार्ड आपको ले लेना है। फिर निवास प्रमाण पत्र भी कहीं कहीं पर मांगा जा रहा है और कहीं कहीं पर हाई स्कूल का मार्कशीट भी मांगा जा रहा है। तो आप लोग हाई स्कूल का मार्कशीट भी ले लेना, ठीक है ना, नहीं तो मांगा जाएगा और अगर आपके पास नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। और कम से कम 3 फोटो आप लोगों को ले लेना है। पेपर देने जाने से पहले 3 फोटो आप लोगों को ले लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट लेकर आप लोगों को पेपर देने जाना है। अब चलते हैं सभी प्रश्नों को समझ लेते हैं। और इसके बाद अभी मैथ का भी मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम की वजह से इस तरह से मुझे सारा प्रश्न बताना पड़ रहा है। अभी बारिश हुआ है जिसके कारण लाइट भाग गया है। तो चलते हैं सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। आप लोग वेट करना, अभी शाम तक मैथ का भी प्रश्न लेकर आऊँगा। ये प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। मेरे भाई हजारों बार मैं आप लोगों को बताया हूँ ये चंद्रमा है। और मेरे भाई यहाँ पर अच्छे से इसको एक बार देख लो आप लोग, ठीक है ना। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जितने लोग ये पीडीएफ लिए होंगे ना तो वो आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना, फिर पेड कोर्स में जाना और वहाँ से सिर्फ 89 रुपये में नेवी एमआर के लिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं मेरे भाई। ये तो बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मैराथन क्लास करा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आप क्लास करोगे तो कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। और मैं बहुत लिमिटेड क्लास कराता हूँ और इसी में से पेपर में मिलता है। कितना बार मैं आप लोगों को बताया था। देखो ये प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। पता नहीं मैं कितना बार बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ मेरे भाई। जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो गंगा नदी है उत्तराखंड से आती है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है एक जगह तो उसे देव प्रयाग बोलते हैं और देव प्रयाग से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। और गंगा नदी जैसे उत्तराखंड से जब निकलती है हरिद्वार से तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो गंगा नदी के बारे में बहुत अच्छे से मैं क्लास कराया हूं, आर्मी वाले क्लास में भी और नेवी वाले क्लास में भी। मेरे भाई यहां पर है कि भारत की, देखो गंगा नदी से प्रश्न पूछा गया था ना, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखो मेरे पीडीएफ में सबसे ऊपर ही मैं दे दिया था, गंगा नदी का विस्तार दे दिया था। जब मैं भारत एवं विश्व की प्रमुख नदियां डाला अपने पीडीएफ में, ई बुक में, तो इसमें सबसे पहले मैं गंगा नदी दे दिया। देखो यहाँ पर साफ साफ बोला गया यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई देखो यहाँ पर 2525 किलोमीटर है। और यह नदी बांग्लादेश से, यहाँ पर बोला जा रहा है यह नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और भारत में गंगा नदी को गंगा बोला जाता है और बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो 5 राज्यों का नाम बता दिया हूँ। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती है गंगा नदी, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। यहाँ पर देखो और विस्तार दिया गया है कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और गंगा में रहने वाली जो डॉल्फिन है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो मेरे भाई बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं और जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर है गंगा नदी के किनारे बसे शहर, ये भी पता होना चाहिए। तो देखो आपका यहाँ पर दिया है काना बाप हवाई वेग से भागा। तो ये ट्रिक है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है ये सब आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पर ये जो आपका है ये गंगा नदी की सहायक नदी है।
ये गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। जैसे गंगा नदी के किनारे कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहिबगंज, भागलपुर, ये सब गंगा नदी के किनारे बसा है। और ये जितना भी इधर दिया है सब गंगा नदी का सहायक नदी है। यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में भी मैं अच्छे से लिख दिया था। उसके बाद से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी मैं बहुत अच्छे से लिखा था। तो जो लोग यहाँ डीसी क्लास एप्लीकेशन से 89 रुपये में ई बुक को लेकर पढ़ाई किया ना, देखना उन लोगों का कितना अच्छा स्कोर होगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है। मेरे भाई सऊदी अरब की राजधानी जितने भी इंपॉर्टेंट देश है, ये तो मैं यूट्यूब पर भी कई बार कराया हूँ, तो उसका राजधानी और मुद्रा मैं करा दिया हूँ। सऊदी अरब की जो राजधानी है ये आपका रियाद है और यहाँ का मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। जब मैं नदी वाला चैप्टर करा रहा था आर्मी के लिए, मैं जो आर्मी जीडी के लिए जो मैं सैनिक बैच लॉन्च किया हूँ ना, तो उसमें भी मैं बहुत अच्छे से इसको बताया था। और नेवी एमआर के लिए मैं जो मार्कोस 2.0 बैच लॉन्च किया था उसमें भी इसको मैं बताया था। मैं आप लोगों से अच्छे से बोला था कि मेरे भाई पश्चिम की ओर जो बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती है, याद कर लेना, क्योंकि ये दो नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सब नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। तो ये दोनों नदी याद करने के लिए मैं आप लोगों से बोला था। यहाँ पर आपका नेक्स्ट पूछा गया था भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। ये वास्को डी गामा के बारे में कितना अच्छे से मैं आप लोगों को बताया था। वास्को डी गामा कहाँ का, पुर्तगाल का रहने वाला था। नदी के रास्ते ये कब आया भारत में, केरल में कहाँ पर गया, राजा जमेरीन से मिला, सब कुछ मैं आप लोगों को अच्छे से बताया था। तो मेरे भाई भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, यूरोपियन वास्को डी गामा था। जड़त्व का नियम मेरे भाई अभी आज से 3-4 दिन पहले ही मैं न्यूटन के नियम के बारे में यूट्यूब पर मैं क्लास कराया था और बहुत बेहतरीन तरीके से कराया था। अभी यहाँ तो ऊपर से पूछ दिया गया कि जड़त्व का नियम किसने दिया। मेरे भाई जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया। अब मेरे भाई न्यूटन के जो 3 गो नियमवा हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग का नियम, वो तीनों के बारे में अच्छे से मैं आपको बताया हूँ। अगर आप लोग वो क्लास नहीं की हो तो यूट्यूब पर क्लास पड़ा हुआ है न्यूटन का नियम, उसको करके आप लोग जैसे नेवी एमआर का पेपर देने जाओगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। साइंस में एक प्रश्न आपका फिक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई, मैं खुद तैयारी किया हूँ, इसलिए उसी लेवल का मैं प्रश्नों को कराता हूँ। आप लोग बैच पर नहीं जाना कि मेरे भाई मेरे बैच का प्राइस सबसे कम रहता है, 149 का बैच लाता हूँ, उसमें भी मैं छूट कर देता हूँ 119 में। तो ये नहीं सोचना कि बैच का प्राइस कम है तो यहाँ क्या आएगा, मेरे भाई ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। देखो कितना प्रश्न मिला है, इतना प्रश्न मिलना बहुत बड़ी बात होती है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बताओ, ये नहीं बताया था, आप लोग खुद बताओ। मेरे भाई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बहुत बार मैं आप लोगों को बताया था, ये मुंबई बंदरगाह है। अगर पेपर में अभी तो हमारे पास यही कमेंट करके लोग भेजे हैं कि ऐसे पूछा गया था, अगर पेपर में ऐसे पूछा गया होगा कि भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका नहावा सेवा बंदरगाह हो जाता, जो मुंबई में महाराष्ट्र में ही है, ठीक है ना। और बंदरगाह के बारे में इतना अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ कि मेरे भाई कन्फ्यूजन में पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखो ये मेरा पूरा पीडीएफ में डाला गया है, ये भी बंदरगाह पूछा गया था, कोलकाता वाला भी देखो पूरा पीडीएफ में ये डाला गया है। यहाँ पर है कोलकाता बंदरगाह, तो बताया जा रहा है कि यह भारत के पूर्वी तट पर, एक बार पूरा बंदरगाह अच्छे से देख लो क्योंकि आपके भी शिफ्ट में बंदरगाह से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। यहाँ पर है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है यह सबसे पुराना बंदरगाह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पर है कि कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, ये हल्दिया सहायक बंदरगाह है, जो हल्दिया इसकी सहायक बंदरगाह है जो समुद्र के तट पर स्थित है। तो मेरे भाई पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जो नदीय बंदरगाह है, तो मेरे भाई कोलकाता बंदरगाह है। अभी मैं कल या परसों जो मैं क्लास कराया था तो उसमें भी मैं आप लोगों को बताया था कि कौन सा ऐसा बड़ा बंदरगाह है जो नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता बंदरगाह है और हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। आपका पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कैसे याद रखना है, बताया जा रहा है यह पूर्वी तट में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे बीजांग बंदरगाह भी कहा जाता है। अगर पेपर में पूछ देगा बीजांग बंदरगाह किसे कहते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, अगर ऐसे पेपर में पूछेगा तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछ देगा
कि डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह के पास पाई जाती है? तो डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास पाई जाती है। अब नेक्स्ट एन्नोर बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, जिसे कामराजार बंदरगाह भी कहा जाता है। एन्नोर बंदरगाह को कामराजार बंदरगाह भी कहा जाता है, याद रखना। और ये आपका इसे भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह का गौरव प्राप्त है, एन्नोर बंदरगाह को। उसके बाद से नेक्स्ट आपका चेन्नई बंदरगाह के बारे में क्या पूछ सकता है? ये मेरे भाई भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। पेपर में पूछ देगा कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा भी जा सकता है, इसलिए तैयार रहना आप लोग। यहाँ पर यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना मेरे भाई। चेन्नई बंदरगाह जो है सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। इससे पहले इसको मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। और ये भी आपका कंटेनर बंदरगाह, ये दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो है ना सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और इससे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। और चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। फिर आपका नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये पूर्वी तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है ना। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, याद रखना। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, अंडमान निकोबार में स्थित है। अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ तो नदी के बारे में बताया गया है। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पूरे प्रश्नों को अच्छे से देख लो मेरे भाई, जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ नेक्स्ट पूछा गया था कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। अभी कल नहीं परसों जो मैं क्लास करा रहा था, आप लोग देखना, उसमें भी मैं बताया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं, 4-4, 5-5 लोगों को बताया था। आपका रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है ना। भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले ये नोबेल पुरस्कार पाए थे 1913 ईस्वी में। अगर पेपर में पूछ देगा नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ, तो 1901 ईस्वी से हुआ, ठीक है ना। और नोबेल पुरस्कार का अगर जनक बोल देगा तो अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। आपका नेक्स्ट पूछा गया है राइडर कप का संबंध किससे है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। ना जाने कितनी बार मैं इसको बताया हूँ कि राइडर कप का संबंध किससे है। आपका नेक्स्ट पूछा गया था गामा किरण का खोज किसने किया? तो पाल बिलार्ड ने गामा किरण का खोज किया। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये बुलर झील है। अभी तो यहाँ सिर्फ यही पूछा है ना, कितना बार मैं बताया था मेरे भाई? बहुत बार बताया था। भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो ये बुलर झील है। अब देखो आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा, 100% मैं बता रहा हूँ, देखना कल या आज ही शाम तक ये देखने को मिलेगा। ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। अगर भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील बोल देगा ना तो वो आपका चिल्का झील हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। और अगर भारत छोड़ देगा, अगर विश्व में पूछेगा, बोलेगा कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपका सुपीरियर झील है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। और अगर बोल देगा कि विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो वो कैस्पियन सागर हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा झील पूछेगा तो वो भी आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा। पूछ लेगा विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है तो वो आपका बैकाल झील हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछेगा, 100% आप लोग देख लेना। पीला नदी किस नदी को कहा जाता है? बहुत अच्छे से बताया हूं मेरे भाई। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? पीला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमांग हे नदी को पीला नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा एक बंदरगाह है जो नदी बंदरगाह है? मेरे भाई मैं अभी बंदरगाह जो बता रहा था, देखो मैं पीडीएफ में दिया था ना, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे तो ये सब देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि ये सब प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन है ओएमआर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट पूछा गया था लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। कई बार बताया हूँ। ओएमआर का फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म, सब कुछ अच्छे से बताया हूँ। हार्दिक पांड्या का संबंध क्रिकेट से है, ये भी पूछा गया था। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये भी पूछा गया था। राइडर कप का संबंध किससे है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, याद रखना। प्रथम आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? ये भी पूछा गया था, 2 होती है। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ पर है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था। अब देखो ये जो प्रश्न पूछा गया है थोड़ा सा डीपली पूछ दिया है सब। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। मैं आप लोगों को बार बार 44वां संविधान संशोधन के बारे में बताता रहता था।
मैं आप लोगों को कई बार 44वां संविधान संशोधन के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो जो 44वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये आपका 1978 में हुआ, ठीक है ना, याद रखना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कितना अच्छे से मैं आपको बताया हूँ। जो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध है। और मेरे भाई, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, ये हीराकुंड बांध है। ये हीराकुंड बांध है कहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। और ये किस नदी पर है हीराकुंड बांध, ये भी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर लिखना नहीं बन रहा है, लेकिन मैथ का मैं प्रश्न लेकर आऊँगा तो अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, बस लाइट आ जाने दो। यहाँ पर आपका हीराकुंड जो बांध है, ये महानदी पर है। और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। बहुत बार मैं आप लोगों को बताया हूँ मेरे भाई। देखो, मैं वही कराया हूँ जो आपके पेपर में पूछा गया है, बाहरी नहीं कराया हूँ। अगर जो लोग ध्यान दिए होंगे मेरे क्लास पर, तो उनको ऐसा लग रहा होगा और वो दूसरे से बोलेंगे भी कि भाई मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ा था, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पीडीएफ लिया था, और जिस तरह से मतलब जितना कम उसमें डाला गया है उसी हिसाब से प्रश्न पूछा भी गया है। मतलब उसमें बाहरी कुछ नहीं डाला गया है। जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं ना, वो लोग जरूर एक दूसरे को बोलेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये सब मैं आपको कराया था। जो हीराकुंड बांध है, महानदी पर स्थित है। और मेरे भाई, हीराकुंड बांध जो है ना, ये आपका उड़ीसा में है, याद रखना है आप सभी साथी। अगर पूछ देगा भारत का सबसे ऊंचा, यहाँ तो लंबा बोला है, अगर ऊंचा बोलेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा। और ये टिहरी बांध कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर, याद रखना। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। मैं आपको ट्री के माध्यम से बताया था कि एक लड़की भागते भागते आई और ये यहाँ से मतलब गिर गई, ऐसे मैं कुछ बताया था, ठीक है ना। तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, उत्तराखंड में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। अरे मेरे भाई, कितना अच्छे से बताया था। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग देखना, ई बुक में दिया गया है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मेरे भाई, सब कुछ भारत के प्रथम जो भी है ना, बहुत अच्छे से मैं ई बुक में दिया हूँ। अगर आप सेकेंड स्टेज के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो उस ई बुक को ले लेना। आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो मेरे भाई, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आईडी पासवर्ड बना लेना। फिर पेड कोर्स में जाना, वहाँ पर आपको दिखेगा ई बुक, नेवी MR ई बुक, और इसका प्राइस सिर्फ 79 रुपये आपको दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है। और इस ई बुक को ले लोगे ना, इसको, इससे अगर जीके जीएस पढ़ लेते हो तो आपका बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न, क्योंकि देखो सारा सब कुछ ई बुक से पूछा गया है। यहाँ पर आपका है कि रूप सिंह, यहाँ पर है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा या कार्य का। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। कितना बार मैं बताया था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, ये सब कितना बार मैं आपको बताया हूँ। अनुवांशिक के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है ना। तो जितना भी प्रश्न मुझे मिला था वो सारा प्रश्न मैं आप लोगों को कराया हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना प्रश्न आ रहा था। और ये पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, जो सैनिक बैच वाला टेलीग्राम है उसमें मैं डाल दे रहा हूँ। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।